हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस किया था, भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 1। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करा जाएगा और उसी चैप्टर यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 शेयर किया जाएगा। पार्ट 1 में हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास एक और दूसरा मुद्दा है इसी चैप्टर का, भारत में राष्ट्रवाद का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दोनों ही टॉपिक इस चैप्टर के एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक हैं। या तो आपको असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या हो सकता है दोनों को ही मिक्स करके आपसे पूछ लिया जाए। ये दोनों जो क्वेश्चन जो टॉपिक हैं आपको 3 या 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपके साथ इस चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी क्वेश्चन आपका है आप उसका ईजिली से जवाब दे सकें। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हर रोज़ वीडियो के साथ एक टारगेट देती हूँ जिसमें आपको 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके किसी भी सब्जेक्ट के याद करने होते हैं। तो आई होप आप सब उनको याद कर रहे होंगे अपना एक टारगेट बनाकर। देखिए, आपको सिर्फ उन 5 क्वेश्चंस के भरोसे नहीं रहना है, आपको ये 5 क्वेश्चंस तो अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई के साथ करने हैं, ठीक है। और ये 5-5 करके आप लगा सकते हो कि जब तक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे आप फैब तक स्टार्टिंग तक कितने क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे। और सिर्फ आपको रीड नहीं करने, आपको प्रॉपर तरीके से उनको लर्न करना है। और साथ में आपको मेरे टारगेट का भी ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट 20 लाइक्स और 10 सब्सक्राइबर्स आपको बनना है। और मेरे भी टारगेट और आपका भी टारगेट, हम दोनों के ही टारगेट्स को कंप्लीट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है भारत में राष्ट्रवाद का सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, आपने एक इसमें वर्ड सुना होगा, सविनय अवज्ञा। अवज्ञा मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करना। तो कैसे असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी और किस किस तरीके से धीरे धीरे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ने लगे थे वो हम जानेंगे। इसमें भी यही पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, किस तरीके से शुरू हुआ था और क्या लोगों की उसमें प्रतिक्रिया रही थी, क्या वो सक्सेसफुल रहा था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जब असहयोग आंदोलन था 1922 में, फैब 1922 में जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। और उसका कारण क्या था? चोरी चोरा की घटना, है ना। उसके बाद जो प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद होने लगे थे कि कुछ लोग कहते थे कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो ये अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी थी। तो यहाँ पर आपने एक तो यही बताया कि जो असहयोग आंदोलन था वो स्थगित हो गया था चोरी चोरा घटना के कारण। और आपको पता है मैप में ना चोरी चोरा आपके भरने के लिए आता है कि वह कौन सी घटना थी या कहाँ की घटना थी जिसके द्वारा गांधी जी को जो असहयोग आंदोलन था वो स्थगित करना पड़ा था। तो आपको याद रहना चाहिए चोरी चोरा की। इस चैप्टर को करने के बाद ना हम इसका मैप वर्क भी करेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे स्पीड को देखिए, बहुत धीरे भी नहीं रखेंगे क्योंकि अभी जो हमारा टाइम है ना, ये नहीं है कि आप आराम करें, विश्राम करें, नहीं। अब आपको सतर्क होना है, आपको जगना है आपके बोर्ड के लिए। अभी पहले प्री बोर्ड के लिए, उसके बाद बोर्ड के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। जो बच्चे प्री बोर्ड में अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे ना, उनके लिए बोर्ड में बहुत ईजी हो जाएगा अपना अच्छा स्कोर करने में। उसके बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने सीआर दास जी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था ताकि वह प्रांतीय चुनाव में परिषद में हिस्सा ले सकें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो 1 मार्क के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। और कब की थी? जनवरी 1923 में। आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिखिए। ये 1 मार्क के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, आपको 3 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का, इवन आपको जो है क्या बोलते हैं मैप वर्क भी आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बन जाता है। तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। उसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगी थी, ठीक है। 1927 में ब्रिटेन ने साइमन कमीशन का गठन किया था। आपने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत की ही कारण क्या है कि 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन किया गया ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन
किया जा सके। अब आपको ध्यान रखना है, अगेन इम्पॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, 1927 में। अब 1928 में क्या हुआ कि साइमन कमीशन का भारत आना, लेकिन साइमन कमीशन, अब यहाँ पर भी 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। देखिए गठन उसका क्या आ गया ब्रिटेन में 1927 में, लेकिन भारत में कब आया, 1928 में। अब जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया ना, तो पूरे भारत ने उसका विरोध किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। अब विरोध करने का भी कारण था, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करने का भी एक कारण था। और वो कारण क्या था कि उसमें सभी के सभी जो मेंबर्स थे ना वो अंग्रेज़ थे। तो भारतीयों ने बोला अगर भारत के लिए कोई कमीशन बनाया जा रहा है और जब तक आप उसमें भारतीयों को नहीं लेंगे तो वो कमीशन होगी उसकी आत्मा भारतीय नहीं होगी, वो भारत के लिए फलीभूत नहीं होगा। तो सभी भारतीयों ने उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से उसका जो है विरोध करने का शुरुआत की। और साथ में 1929 में लॉर्ड इरविन आपने याद रखना है, अब हम 1929 की टाइम पीरियड में आ गए हैं। 1927 से साइमन कमीशन जो था वो ब्रिटेन में गठन किया गया था। 1928 में भारत में आया, वहाँ पर उसकी विरोध किया गया था। उसके बाद हम कौन से टाइम पीरियड में आ गए, 1929 में। आपको चीज़ों को इसी टर्म में याद रखना है। तो वहाँ पे ना लॉर्ड इरविन जो थे उनके द्वारा एक डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया गया था। और कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तरार व आक्रमण तेवर वाले नेताओं का उदय होता है इस टाइम पीरियड में। आपने देखिए अभी तक ना कांग्रेस ना एक नरम पत्थियों वाला एक मूवमेंट बना हुआ था, मतलब वो यही अवज्ञा करके और एक तरीके से नॉन कॉम्परेशन जैसे हिंसा के जो टोटली विरुद्ध थे ऐसे लोगों के साथ गठन हुआ होता। लेकिन अभी ना थोड़े से तेज तरार लोग उसमें आने लगे, वो कहीं ना कहीं समझने लगे थे कि अंग्रेज़ों के सामने ना मांगने से कुछ नहीं होगा। तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे जब तेज तरार और आक्रमण तेवर वाले नेताओं का उदय होने लगा था, तो 1929 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, लाहौर अधिवेशन। 1929 में एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी आपकी, ये इम्पॉर्टेंट है, मैप में भरने के लिए आता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहला मैप में भरने के लिए आता है, आपको याद होना चाहिए लाहौर कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैप पे भरने में भी बहुत ईजी है, इम्पॉर्टेंट है ये मैप के लिए भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी। तो लाहौर अधिवेशन जो है आपका 1929 में हुआ था, जहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है। अभी तक पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की गई थी, लेकिन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। और वहीं पर गोलमेज सम्मेलन सामने आने लगा था। गोलमेज सम्मेलन, ये 3 सम्मेलन थे जो कि इसके बारे में भी आपको, ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम करेंगे ना तो सारी चीज़ें आप बताएंगे। ये कारण बन रहे हैं अभी तक, आप देख रहे हो, पूर्ण स्वराज्य की मांग, आपका जो है कांग्रेस के भीतर तेज तरार आक्रमण तेवर वाले लोगों का उदय होना, साथ में साइमन कमीशन का भारत में आना, डोमिनियन स्टेटस का इरविन द्वारा घोषणा करना, और अब आता है आपका गोलमेज सम्मेलन। ये सभी की सभी के कहीं ना कहीं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन के उदय होने का कारण बनते जा रहे हैं, स्वराज पार्टी का उदय होना। तो जैसे कि बताया कि जो साइमन कमीशन था जब भारत में आया था तो उसका वेलकम किया गया था, कुछ इन शब्दों से किया गया था। पहला, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। क्यों किया गया था, क्योंकि फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें एक भी जो मेंबर था वो भारतीय नहीं था, जबकि सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। उसके बाद एक आपका आता है आपका गोलमेज सम्मेलन। ये गोलमेज सम्मेलन ना लंदन में आयोजित होने थे ताकि भारत के भावी संविधान के बारे में चर्चा की जा सके। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि संविधान बनना है भारत का और चर्चा उसकी हो रही है लंदन में जाकर। क्या ये सही था, क्या ये भारत के हित में था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर संविधान हमारे देश का था तो उसके बारे में चर्चा भी हमारे देश में ही होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ही लोग थे जो वहाँ पर उसके बारे में अपनी सोच देते, विचार देते, क्योंकि हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहना था, ताकि भारतीय संविधान को अंग्रेज़ों के मुताबिक बनाया जाए। तो ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन थे, ये पहले तो सबसे पहले हुआ था नवंबर 1930 में और जनवरी 1931 तक। दूसरा हुआ था
सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, और तीसरा हुआ था नवंबर दिसंबर 1932 में। तो यहाँ पे ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, यानी कि पहले और तीसरे का उन्होंने पूरी तरीके से अवहेलना की थी। लेकिन हाँ, एक शख्स थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और जब सविनय अवज्ञा, ये जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस टाइम पीरियड में आप देख रहे होंगे कि जब पहला हुआ था वो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। तो इसी बीच में ना गांधी जी द्वारा इरविन को, वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा गया था, क्योंकि ऑलरेडी पूर्ण स्वराज्य की मांग की जा चुकी थी। तो गांधी जी ने इस टाइम पीरियड में 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने टोटल 11 डिमांड्स यानी कि 11 मांगों का उल्लेख किया था, और साथ में गांधी जी ने स्पेशली मेंशन भी किया था कि अगर 11 मार्च तक, देखिए लेटर लिखा गया था 31 जनवरी 1930 को, और उनको जो लेटर की रिस्पॉन्स करना था उसका टाइम पीरियड दिया उनको 11 मार्च तक। तो गांधी जी ने बोला कि अगर इरविन साहब आपने 11 मार्च तक इन मांगे नहीं मानी ना, तो कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आपका कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की जा चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं लगने लगा था कि भैया बिना आंदोलन की बात बनेगी नहीं, तो आपको इसलिए इनको पहले ही अल्टीमेटम दे दो। हो सकता है 1% ये मान जाए, क्योंकि पहले ही असहयोग आंदोलन हो चुका था जिसने वृहत स्तर पर लोगों को इंस्पायर्ड किया था, लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। तो शायद अंग्रेज जो है वो 11 डिमांड्स को मान जाए। लेकिन भाई अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उन्होंने जो महात्मा गांधी जी द्वारा 11 मांगों की डिमांड की गई थी उनको नहीं माना। तो फलस्वरूप क्या था, महात्मा गांधी जी ने अपने 78, यहाँ पर आपको याद रखना है नंबर को, ये नंबर है आपका 78। तो 78 विश्वस्त वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू की थी, और यहीं से शुरुआत होती है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब आप आगे देखोगे कि नमक यात्रा के द्वारा एक आंदोलन कैसे शुरू हो सकता है। तो जो ये पहले तो आपको याद रखना है, ये जो यात्रा थी नमक यात्रा, ये कहाँ से कहाँ तक थी। ये थी दांडी यात्रा, साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। यानी कि गांधी जी का एक आश्रम जो है साबरमती में, वहाँ से इस यात्रा को शुरू किया गया था, और उस आश्रम से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक जाना था, और वो जाना था गुजरात के तटीय कस्बे में। अब गांधी जी की टोली ने लगभग, यानी कि जो ये 78 लोगों के साथ उनकी ये यात्रा शुरू हुई थी, आगे चलकर लोग इसमें शामिल होने लगे थे, लेकिन आपको वो जो नंबर याद रखना है वो 78 है। तो उन्होंने लगभग 24 दिन में अपनी ये यात्रा पूरी कर ली, यानी कि एक दिन में वो 10 मील का सफ़र तय करते थे। अब गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए, और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। अब ये आंदोलन कैसे था, क्योंकि उस समय नमक बनाना भारतीयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। यहाँ पर कानून का गांधी जी ने कानून को तोड़ दिया था, उल्लंघन किया था, क्योंकि उन्होंने नमक बना दिया था जिसका राइट अभी तक भारतीयों के पास नहीं था। तो इस तरह से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू होता है। अभी क्या था कि अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के एक समर्पित साथी थे अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप सुनते होंगे। तो उनको अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो गांधी जी ने उनको लिखी थी ना मांगे, यहाँ पर ना गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के द्वारा ना गांधी जी ने, क्योंकि ना तो वो पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए ना ही तीसरे में, अब गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी सहमति दे दी कि चलिए ठीक है, मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपना पार्टिसिपेशन देता हूँ, यानी कि मैं शामिल होऊंगा। अब दिसंबर 1931 में गांधी जी सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए
लंदन पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सेम रिज़ल्ट हुआ, वहाँ पर भी जाकर गांधी जी को निराशा ही हाथ लगी और गांधी जी वापस आ गए। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने वहाँ पर रोक दिया था, देखिए क्योंकि हर बार यही होता था, आंदोलन ज़ोरों शोरों से चलता था, अंग्रेज़ घबरा जाते थे, कुछ ना कुछ एक तरीके से वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। तो गांधी जी ने उस समय पे अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया कि ठीक है अभी मैं बात करने जाता हूँ और अगर कोई रिजल्ट निकलता तो ठीक है, अदरवाइज़ हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन गांधी जी जब लंदन पहुँचे तो उनके साथ फिर वही रिजल्ट मिला, यानी कि उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। तो गांधी जी वापस आते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, तो उसमें आपने जैसे देखा कि अब्दुल गफ्फार जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, दमन किया गया था, निर्मम दमन किया गया था, शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर आक्रमण किया जाने लगा था कि भाई किसी तरीके से ये भयभीत हो जाए। महिला और बच्चों की पिटाई भी होने लगी थी और साथ में लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कि ताकि ये आंदोलन जो है इसकी गति मंद हो जाए। और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ जो है धीरे धीरे अपने इस काम में सफल होने लगे थे और 1934 तक इस आंदोलन की गति मंद होने लगी। अब यहाँ पर है कि लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई थी, जहाँ पर आपने ध्यान रखना है, फिरोजशाह कोटला मैदान 1928 में दिल्ली में, जहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। अगेन 1 मार्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये इसको अंडरलाइन कीजिए। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी पार्टी की स्थापना की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए आपका, ठीक है। उसके साथ 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट घटना है कि भगत सिंह, ये देखिए सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये आपका कब हो रहा है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने एक चरम अवस्था पे था या फिर शुरुआत होने जा रही थी अभी, ठीक है ना। तो 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका और यहीं पर भगत सिंह जी की एक कोटेशन भी है कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते थे बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की ना कुछ सीमाएं भी थी। वो सीमा क्या थी, सबसे पहले तो अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी। ये देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम हमेशा से रही है और उसमें पहली थी कि लोगों का फुल पार्टिसिपेशन नहीं था और यहाँ पर भी अनुसूचित लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि लंबे समय से इसका रीज़न था, इसका उनके पास भी रीज़न था कि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। फिर मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया गया क्योंकि ऑलरेडी अब हिंदू मुस्लिम में बहुत सारे जो है मतभेद होने लगे थे और उन्होंने इसी वजह से अवज्ञा आंदोलन की तरफ कोई रुख नहीं दिखाया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामूहिक अपनेपन का भाव। ये क्वेश्चन आपका आता है कि लोगों में किस तरीके से स्थापित हुआ था, किस तरह से शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव कि आप इसमें देखेंगे वो कारक कि जिनकी वजह से लोगों में राष्ट्रीयवाद की भावना पनपने लगी थी, लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करने लगे थे। अब सब भारतीयों का एक ही मोटिव था, वो था अंग्रेज़ों से अपने भारत को मुक्त कराना। तो जैसे कि इसमें हम देखेंगे चित्र व प्रतीक, वो कौन से कारक थे जिन्होंने भारत में सामूहिक अपनेपन का भाव जगाया था। सबसे पहले था आपका चित्र व प्रतीक। चित्र व प्रतीक कैसे कि सबसे पहले भारत माता की छवि बनाई गई थी जिसको बनाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको कि भारत माता की जो छवि पहली बार बनाई गई थी वो बनाई गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। 1870 के दशक में वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और बाद में उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल कर लिया गया। उसके बाद लोक कथाएं आने लगी।
लोक कथाएं क्या थी कि राष्ट्रवादी ना घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोक कथाओं का संकलन करने लगे, इकट्ठा करने लगे। कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी, यानी कि जो हमारी जो संस्कृति को हम भूल चुके थे, हम अपनी परंपराओं को भूल चुके थे, एकता का भाव जो हम भूल चुके थे, वहाँ पर इन लोक कथाओं ने पुनः यानी कि दोबारा से भारत की संस्कृति और परंपरा को उजागर करने की कोशिश करी। साथ में आप चिन्ह चिन्ह कैसे, देखिए एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं झंडा, फ्लैग। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे पहले एक तिरंगा बनाया गया था, जिसमें कौन कौन से रंग थे, हरा, पीला और लाल। ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। देखिए इस चैप्टर में हमने 3 आंदोलन करे इंपॉर्टेंट, स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन और उसके लास्ट में हमने करा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बंगाल का जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, उस समय एक झंडा बनाया गया था जिसका रंग था हरा, पीला और लाल। उसके बाद इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल थे और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। और गीत लिखे गए जैसे वंदे मातरम, अभी मैंने आपको बताया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और साथ में इसको आनंद मठ में शामिल कर लिया गया था। तो इन सब बातों ने, चाहे वो लोक कथाएं हों, चित्र व प्रतीक हो, चिन्ह हो, इतिहास की पुनर्व्याख्या हो, इन सब ने मिलकर हमारे अंदर हम सभी भारतीयों में सामूहिक अपने भाव को विकसित किया और सामूहिक अपनेपन के भाव ने कहीं ना कहीं हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने में, भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद दिलाने में मदद करी। तो यहीं पर हमारा जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर को करने के बाद हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि और मैप भी साथ में शेयर किया जाएगा। तो ये चैप्टर ना आप पहले देखिए, क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं हमेशा आपको बोलती हूँ आपको चैप्टर की पूरी जो है स्टोरी पता होनी चाहिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर को आपको एक स्टोरी की तरह समझा सकूं। आपको जो तीनों महत्वपूर्ण आंदोलन थे, चाहे वो आपका स्वदेशी आंदोलन हो, आपका असहयोग आंदोलन हो, साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इसके बारे में बताया गया। और साथ में मैप के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती गई हूँ, लेकिन आपको साइड बाय साइड मैप कराया भी जाएगा। और चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ में आप सभी बताएंगे कि किसने अपने 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस का जो टारगेट था वो कंप्लीट किया है। अगेन आपके लिए आज का 5 क्वेश्चंस का टारगेट है। आपको ये 5 क्वेश्चन ना आपको ऑब्जेक्टिव वाले नहीं करने, कहीं आप सोचो कि हम ऑब्जेक्टिव वाले करते हैं, हमारे 5 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। आपको 3 और 5 यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में।